साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो आदिकाल से अत्यंत महत्वपूर्ण ये 20 प्रश्न हैं, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं देर ना करते हुए। तो संदेश राशक किसकी रचना है? तो संदेश शासक है दामोदर पंडित की, रोड़ा कवि की, विद्यापति की या अब्दुल रहमान की। तो ये संदेश शासक है अब्दुल रहमान की। अगला प्रश्न है, राउल बेल किसकी रचना है? सभी को इसका संज्ञान होगा। किसकी रचना है ये? रोड़ा कवि की, विद्याधर की, अब्दुल रहमान की या ज्योतिश्वर ठाकुर की। तो ये है ये रचना है रोड़ा कवि की। अगला प्रश्न है, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहु संस्कृतयान, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बच्चन सिंह। तो किसने माना है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न है, देसिल बजाना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? पुष्पदंत की, विद्यापति की, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की या फिर अब्दुल रहमान की। तो सभी इस प्रश्न से सब लोग इससे वाकिफ भी होंगे कि क्या है इसके पंक्ति के रचयिता। तो ये हैं विद्यापति। अगला प्रश्न है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? आरंभिक रूप को क्या कहा भोला शंकर व्यास ने? अपभ्रंश कहा, अवहट्ट कहा, पुरानी हिंदी कहा या प्राकृत कहा। तो क्या कहा? तो क्या कहा? अवहट्ट भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा? अड़ेअड़े भाषा, प्राकृत भाषा, अवहट्ट भाषा या देश भाषा। तो इसका आंसर क्या है? अड़ेअड़े भाषा। अगला प्रश्न है, अवहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, कहाँ मिलता है? कीर्ति पताका में और विद्यापति मैथिली में, वर्ण रत्नाकर में या नाट्य शास्त्र में। तो इसका आंसर है वर्ण रत्नाकर में। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया वहणी म्यारा कंतु किसकी पंक्तियां हैं? किसकी पंक्तियां हैं? हेमचंद की, सोमप्रभा सूरी की, मैतुंग की या विद्यापति की। तो इसका सही आंसर है हेमचंद्र की। अगला प्रश्न है, कुमारपाल चरित्र के रचनाकार कौन है? कौन है कुमारपाल चरित्र के रचनाकार? तो हेमचंद, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई या केशवदास। तो इसका सही आंसर है, कौन है इसका सही आंसर? हेमचंद। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है? किसकी रचना है प्राकृत पेंगलम? लक्ष्मीधर की, श्रीधर की, हाल कवि की या फिर लालदास की। तो आप अपने जो भी आपका आंसर है वो आप देख लेना क्या है आंसर इसका। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मीधर। अगला प्रश्न है, पुरुष कहाड़ी हो कहो जसु पथावे पुन्नु कहाँ से ली गई है? कीर्ति पताका से, कीर्तिलता से, पदावली से या सेव सर्वस्वार से। तो कहाँ? सेव सर्वस्वसार से, सेव सर्वस्वसार से। तो ये ली गई है कीर्तिलता से। अगला प्रश्न है, भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो पुरानी थी उसको पुराने से लेके नया तक उसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पाली प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश या फिर अपभ्रंश पाली प्राकृत संस्कृत या फिर संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश या फिर प्राकृत संस्कृत पाली और अपभ्रंश। तो सबसे पहले सबको पता ही है कि संस्कृत पहले आती है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इसका सही आंसर है सी, तीसरे नंबर का। अगला प्रश्न है,
84 वैष्णव की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये प्रश्न अक्सर घूमते रहते हैं, तो सभी को पता ही होगा क्या है इसका आंसर। नावादास, विठलनाथ, नंददास या गोकुलनाथ। तो इसका सही आंसर है गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, दक्कनी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? क्या है दक्कनी हिंदी का दूसरा नाम? हिंदवी, कौरवी, खड़ी बोली या हैदराबादी। तो इसका सही आंसर है हिंदवी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का हिंदी विकास किस भाषा में हुआ? किस भाषा में हुआ खड़ी बोली हिंदी का विकास? सबसे पहले कौन सी थी, उससे भाषा से खड़ी बोली का विकास हुआ? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है या फिर अपभ्रंश है। तो इसका सही आंसर है अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, आदिकाल की स्वीकृत समय सीमा क्या है? जो सभी ने स्वीकार की है वह सीमा क्या है? विक्रमी संवत 1000 से विक्रमी संवत 1400 तक, विक्रमी संवत 700 से विक्रमी संवत 14 तक, विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक, विक्रमी संवत 800 से विक्रमी संवत 1400 तक। तो इसका सही आंसर है 1050 से 1075 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से रहा है? तो वज्रयान शाखा से किसका संबंध है? नाथों से, सिद्धों से, जैनों से या रीतिकालीन साहित्य से। आप बताइए क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न है, हठ योग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग किसने माना? हठ योग को तो सिद्धों ने, नाथों ने या फिर जैन या फिर सगुण मार्गी ने। तो हठ योग का सभी को पता होगा किसने माना है, तो ये है नाथों ने। नाथों ने इसका हठ योग साधना पद्धति को अनिवार्य अंग माना है। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो चंदनवाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रवकाचार या स्थूलीभद्र रास। तो इसका सही आंसर है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य की सीमा से बाहर कर दिया? अर्थात जो धार्मिक साहित्य था उसी को अपने साहित्य से बिल्कुल बाहर कर दिया है। तो वो कौन है? राव संस्कृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और नामवर सिंह है। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा था कि ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको बाहर कर देना चाहिए, जबकि इसके उलट हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला कि अगर धार्मिक ग्रंथ को बाहर निकालना है तो फिर पूरा भक्ति काल ही धार्मिक रहता है, उसको भी फिर क्यों अपने साहित्य में लिया है। तो ऐसी आलोचना थोड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। तो मित्रों, ये हुए हमारे 20 प्रश्न आदिकाल से अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं आपके कम से कम 15 से 18 या 18 प्रश्न सही होने चाहिए और बाकी ऐसे ही 20 प्रश्न अगली क्लास में मैं लेकर आऊँगी। तो आप अपना अंकन करते रहिएगा और क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।